Student, this is Pankaj Dhiman, faculty member of SBS Law College, Shri Ganganagar. We are studying drafting, pleading, and conveyancing. And next question is draft some more plaints on the following subject: suit for the specific performance of the contract and the suit for the recovery of damage or for the malicious prosecution. तो यहाँ पे कुछ और प्लेंट हम यहाँ पे देखते हैं. वी आर स्टडिंग प्लीडिंग हम पढ़ रहे हैं. प्लीडिंग के टू पार्ट्स हैं, यू नो वेरी वेल. प्लीडिंग में प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट को इंक्लूड किया जाता है. जो भी डॉक्यूमेंट जो है लॉ ऑफ सूट में प्रेजेंट किए जाते हैं कोर्ट में, दैट इज़ कॉल्ड प्लीडिंग, यू नो वेरी वेल. सो किस तरीके से प्लीडिंग में प्लेंट रेडी होती है वो आपने देखा. उसका क्या कंटेन होते हैं, क्या पर्टिकुलर्स उसमें ऐड करने होते हैं, ये सारी चीज़ें आपने देखी. उसके बाद आपने प्लेंट भी वहाँ पे बनाई. इस तरीके से कुछ और प्लेंट्स हैं हमारे पास जहाँ पे, जिनको हम यहाँ पे ड्राफ्ट करेंगे. सबसे पहले हमारे पास है सूट फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. सो देखिए, प्लेंट का पैटर्न आपको पता है, कौन कौन से पर्टिकुलर कंटेन होते हैं किसी प्लेंट में, यू नो वेरी वेल. सबसे पहले आपके पास कोर्ट का नाम होता है, और कोर्ट का नाम कैसे लिखते हैं, यू नो वेरी वेल. इन द कोड ऑफ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज. हमेशा कोर्ट का नाम जो है इन द कोड ऑफ, जिस कोर्ट का नाम आपने लिखना है, जैसे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, जूनियर डिवीज़न जज, सीनियर डिवीज़न, इस तरीके से आप नाम जो है यहाँ पे लिख सकते हैं. और फिर कहाँ की ये कोर्ट है वहाँ पे आपने लिखना होता है. सो सबसे पहला काम आपका प्लेंट में, यू नो वेरी वेल, कि कोर्ट का नाम और उसका जो साइटेशन कौन सी कहाँ से है वो कोर्ट, उसको आपने लिखना होता है. इन द कोर्ट ऑफ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, चित्तौड़गढ़, राजस्थान. अब उसके बाद आपको पता है कि पार्टीज़ की डिटेल डिस्क्रिप्शंस आपको वहाँ पे देनी होती है. तो आप देख सकते हैं किस तरीके, हर एक केसेस में ये चीज़ें ऐसे ही लिखी जाएंगी. सो ए सन ऑफ बी, एज 39 ईयर, रेजिडेंस ऑफ चित्तौड़गढ़, राजस्थान. नीचे आप प्लेंटिफ कर देंगे, उसका वर्सेस लिखेंगे, और उसके बाद फिर डिफेंडेड का नेम एंड एड्रेस देंगे. तो डिफेंडेड का नेम है सन सी सन ऑफ डी, हमेशा एज लिखी जाती है. उसके बाद रेजिडेंस बनाया जाता है और नीचे डिफेंडेड लिखा जाता है. तो ये पहले आपने कोर्ट का नाम, उसके बाद आपको पार्टीज़ का नाम, फिर सूट नंबर आपको डालना होता है, एज यू नो वेरी वेल. इसको आपने खाली छोड़ना होता है, ब्लैंक छोड़ना होता है, इसको बाद में लिखा जाता है. उसके बाद आपको नेचर ऑफ द सूट मीन्स सब्जेक्ट क्या है आपके सूट का वो बताना है. तो सब्जेक्ट आपके पास क्या है, द सूट फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, यू नो, आपने पढ़ा है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंडर. अगर दो पार्टीज़ ने एक कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है और उसको किसी फ्यूचर डेट में जो है एग्जीक्यूट करना है, और उस पर्टिकुलर डेट को अगर कोई पर्सन जो है उस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं पूरा करता है, तो उस कंडीशन में दूसरी पार्टी कोर्ट में जाके स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट करा सकती है. आपने स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 पढ़ा, और उसमें आपने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर रखी, जहाँ पे एक पार्टी जो है जानबूझ के कॉन्ट्रैक्ट की टर्म एंड कंडीशन को अवॉइड कर रही है, या फिर उस कॉन्ट्रैक्ट को जो है अपनी पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस को पूरा नहीं कर रही है, तो उस कंडीशन में दूसरी पार्टी कोर्ट में जाकर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस द कॉन्ट्रैक्ट करा सकती है, एज यू नो. तो आपके पास ये सूट है. अब किस तरीके से इसको ड्राफ्ट किया जाएगा, द अबव नेम प्लेंटिव स्टेट्स एज फॉलो. हर एक केस में आप ऐसे ही लिख सकते हैं. सबसे पहले यू नो वेरी वेल कि आपको सारी बातें पॉइंट टू पॉइंट बतानी है, और दैट में ये सारी चीज़ें बतानी है. दैट बोथ द प्लेंटिव एंड डिफेंडेड आर रेजिडेंट ऑफ द चित्तौड़गढ़ एंड रिलेटिव टू ईच अदर. तो अब आपको सबसे पहले क्या बताना होता है, फैक्ट्स बताने होते हैं. तो प्लेंटिव डिफेंडर जो दोनों हैं चित्तौड़गढ़ में रहते हैं और रिलेटिव हैं एक दूसरे से. दूसरा, दैट द डिफेंडेड हैज़ अ प्लॉट ऑफ 60/40 का एक फ्लैट है कंभानगर, चित्तौड़गढ़ में. उसके बाद दैट द डिफेंडेड हैड प्रपोज टू सेल his above plot to the plaintiff for the want of money which was accepted by the plaintiff. तो डिफेंडेड जो है अपने इस प्लॉट को जो है प्लेंटिव को बेचना चाहता है, क्योंकि उसको पैसे की जरूरत है, और प्लेंटिव जो है उसके इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है. सो उन्होंने एक एग्रीमेंट बनाया होगा. दैट द प्लेंटिव हैज़ एग्रीड टू परचेज दैट द प्लॉट इज़ 150,000 फॉर विच द डिफेंडेड हैज़ एग्रीड. तो प्लेंटिव यहाँ पे इस प्लॉट को जो है 1.5 लाख में खरीदने के लिए तैयार हो गया, डिफेंडेड भी उसके लिए एग्री हो गया. दैट द एग्रीमेंट ऑफ सेल वाज एग्जीक्यूटेड. और उसके बाद उन्होंने एक सेल एग्रीमेंट वहाँ पे बना लिया जिसको एग्जीक्यूट किया गया इस पर्टिकुलर डेट को प्लेंटिफ और डिफेंडेड के बीच में. दैट द प्लेंटिफ हैज़ पेड 20,000 इन एडवांस एंड एग्री टू पे रिमेनिंग 1,30,000 एज एंड व्हेन सेल डीड इज एग्जीक्यूटेड एंड एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ डीड. तो 20,000 रुपया जो उसी टाइम पे दे दिया गया जब यहाँ पे एग्रीमेंट टू सेल किया गया, इसकी एग्जीक्यूशन और इसको एग्जीक्यूट कर दिया गया. और उसके बाद जो है रिमेनिंग जो 1,30,000 जो था, जिस दिन सेल डीड एग्जीक्यूट होनी थी फाइनली, जिस दिन उसकी रजिस्ट्रेशन कराई जानी थी, उस दिन पे करने थे.
दैट द सेल डीड वाज टू बी एग्जीक्यूटेड ऑन, इस तारीख को, क्योंकि फ्यूचर डेट को उन्होंने डिसाइड कर लिया था किस तारीख को उन्होंने इस सेल की डीड को एग्जीक्यूट करना है. द बोथ ऑफ पार्टीज हैज़ ऑल्सो एग्रीड दैट दे शुड बी प्रेजेंट इन द रजिस्टर ऑफिस इन द रजिस्ट्रेशन ऑफ द सेल डीड. तो इतनी तारीख को ये सेल डीड जो है एग्जीक्यूट होनी थी और दोनों पार्टी जो थी उन्होंने ये एग्रीड कर लिया था कि इस पर्टिकुलर डेट को वो रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्रेशन ऑफ द सेल डेट के लिए पहुंच जाएंगे. उसके बाद दैट द प्लेंटिव वॉज प्रेजेंट ऑन द डेट फिक्स बाय देम इन द रजिस्ट्रार ऑफिस बट द डिफेंडर रिमेन absent. तो हुआ कि अब कि प्लेंटिफ जो है वो तो फिक्स डेट पे रजिस्ट्रार ऑफिस में पहुंच गया लेकिन डिफेंडेंट वहाँ पे नहीं पहुंचा है. देखिए क्या पढ़ रहे हैं आप एक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की जो है यहाँ पे ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, एक प्लेंट बना रहे हैं जिसमें एक पार्ट प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट के साथ एक एग्रीमेंट कर रखा है लोन ज़मीन को परचेज करने का, लेकिन वहाँ पे अब डिफेंडेंट जो है उसको अवॉइड करने की कोशिश कर रहा है उस एग्रीमेंट ऑफ सेल को. तो यहाँ पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैंडिडेट जो है डेट लगाई जा रही है. नेक्स्ट फैक्ट वो जहाँ पे बता रहा है दैट द प्लेंटिफ हैज़ आस्क्ड द रीज़न ऑफ नॉट बीइंग प्रेजेंट ऑन दैट द डिफेंडेंट हैज़ नॉट रिप्लाई. तो प्लेंटिफ ने यहाँ पे कारण पूछा कि डिफेंडेंट क्यों नहीं आया, डिफेंडेंट ने इसका कोई जवाब नहीं दिया. द प्लेंटिफ हैज़ अगेन आस्क्ड द डिफेंडेंट टू एग्जीक्यूट अ सेल डेट. प्लेंटिफ ने उसको फिर से बोला कि आप सेल डेट एग्जीक्यूट कर लो, बट द डिफेंडेंट हैज़ रिफ्यूज टू एग्जीक्यूट एंड रजिस्टर द सेल डेट. लेकिन डिफेंडेंट ने यहाँ पे ना तो उसने एग्जीक्यूट करने से मना कर दिया और सेल डेट को रजिस्टर करने से भी मना वहाँ पे कर दिया. That the plaintiff was always been and is still prepared and ready to perform the contract, but the defendant was neither ready to perform the contract nor is ready to perform today. तो प्लेंटिफ यहाँ पे एडवोकेट यहाँ पे यही लिख रहे हैं कि प्लेंटिफ जो है आज भी जो है इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए जो है रेडी हैं, बट डिफेंडेंट जो है ना तो इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए रेडी है, ना पहले था ना आज है. अब यहाँ तक आपके फैक्ट यहाँ पे खत्म हो जाते हैं. दैट द प्लेंटिफ हैज़ राइट टू स्पेसिफिक परफॉर्मेंस द कॉन्ट्रैक्ट. इसलिए वो बता रहा है कि प्लेंटिफ के पास ये राइट है कि वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस द कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू जो सेल को पूरा करवा सकता है. दैट द प्लेंटिफ विल सफ़र इररिपेयरेबल डैमेज इन द नॉन परफॉर्मेंस द कॉन्ट्रैक्ट. यहाँ पे प्लेंटिफ ये भी बोल रहा है कि अगर यहाँ पे नॉन परफॉर्मेंस द कॉन्ट्रैक्ट होती है, अगर डिफेंडेंट अपने पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस को पूरा नहीं करता है तो उसको इररिपेयरेबल लॉस होगा जिसकी पूर्ति जो है नहीं की जा सकती है. सो अब आपको कॉज ऑफ एक्शन बताना है. दैट द कॉज ऑफ एक्शन अरोज ऑन व्हेन द डिफेंडेंट हैज़ रिफ्यूज टू एग्जीक्यूट द सेल डेट. तो जिस मैंने आपको बताया कि कॉज ऑफ एक्शन मीन्स जिस दिन डिफेंडेंट ने अपने उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने से मना कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया, वो जो है कॉज ऑफ एक्शन क्रिएट करेगा, उस दिन जो है कॉज ऑफ एक्शन क्रिएट होगा. दैट द प्लेंटिफ है प्रेजेंट विद इन द टाइम प्रेस्क्राइब. अब आपको यहाँ पे टाइम लिमिटेशन एक्ट के अंडर जो है टाइम पीरियड बताना होता है. दैट द प्लेंट इज प्रेजेंटेड विद इन द टाइम प्रेस्क्राइब्ड. ये तो आपको लिखना ही होता है क्योंकि कॉज ऑफ एक्शन के बाद आप जो है यहाँ पे जुरिडिक्शन बताते हैं, लिमिटेशंस बताते हैं और वैल्यूएशन ऑफ द सूट करते हैं. तो ये आगे पीछे करके यहाँ पे लिखे हुए हैं, लेकिन इनको लिखना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी प्लेंट में. तो एक तो आपने कॉज ऑफ एक्शन लिख दिया फैक्ट बताने के बाद, उसके बाद आपने लिमिटेशन एक्ट के अंडर बता दिया कि द प्लेंट इज प्रेजेंटेड विद इन द टाइम पीरियड. अब जुरिडिक्शन आपको बताना है द बोथ द पार्टीज हैड द चित्तौड़गढ़ एंड द प्लॉट इज सिचुएटेड इन द चित्तौड़गढ़, हेंस द कोर्ट हैज़ अ जुरिडिक्शन टू हियर द सूट. दोनों पार्टियां जो है चित्तौड़गढ़ में रहती हैं और जो प्रॉपर्टी जो है ये भी चित्तौड़गढ़ में सिचुएटेड है. सो कोर्ट के पास जुरिडिक्शन है इसको केस को सुनने के लिए. उसके बाद आपको कोर्ट फीस बतानी होती है क्योंकि वैल्यूएशन ऑफ द सूट जो है उसके बेसिस पे कोर्ट फीस होती है. दैट द वैल्यूएशन ऑफ द सूट फॉर द पर्पस ऑफ जुरिडिक्शन एंड द कोर्ट फीस इज. तो आप यहाँ पे बता देंगे कि वैल्यूएशन ऑफ द सूट जो है जुरिडिक्शन के पर्पस से, कोर्ट फीस के पर्पस से ये है और जो आपने अकॉर्डिंगली पे कर दी है. ये सारी चीज़ें आपको एक प्लेट में लिखनी होती है. हर एक प्लेट में आपको इसी तरीके से बनाना होता है. सबसे पहले आपको कोर्ट का नाम लिखना होता है, उसके बाद पार्टीज की डिस्क्रिप्शन आपको देनी होती है, सूट नंबर आप वहाँ पे डालना है, नेचर ऑफ द सूट मीन्स क्या सब्जेक्ट है आपके सूट का वो लिखना होता है. उसके बाद आपको फैक्ट बताने हैं. फैक्ट बताने के बाद जो है आप कॉज ऑफ एक्शन बताएंगे, जुरिडिक्शन बताएंगे, लिमिटेशन पीरियड बताएंगे, वैल्यूएशन ऑफ द सूट करेंगे और उसके बाद आप फाइनली अब रिलीफ डिमांड करेंगे एज पर द पर्टिकुलर्स ऑफ द प्लेंट. Hence, the decree of the specific performance of the contract be passed in the favor of plaintiff and against the defendant and the defendant be ordered to. तो इसलिए अब प्लेंटिफ यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहा है कि डिक्री जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट उसके पेपर में जो है पास की जाए और डिफेंडेंट के अगेंस्ट पास की जाए और डिफेंडेंट को ही ऑर्डर दिए जाएँ. क्या क्या ऑर्डर दिए जाए? ऑर्डर रिलीफ यहाँ पे डिमांड किया जा रहा है. एग्जीक्यूट एंड रजिस्टर द सेल डीड ऑफ द प्लॉट. तो सबसे पहले जो है
जो सेल डीड जो है उसको एग्जीक्यूट और रजिस्टर्ड करवाया जाए। दूसरा, हैंड ओवर द पोजेशन ऑफ द प्लॉट टू द प्लेंटिव, और प्लॉट का पोजेशन जो है प्लेंटिव को दिया जाए। ये 2 रिलीफ डिमांड कर रहा है। उसके बाद जो भी इस कॉस्ट की सूट है प्लेंटिव, इस सूट की जो कॉस्ट है वो प्लेंटिव को पे की जाए। एंड एनी सच अदर रिलीफ एज अ कोर्ट में डीम फिट, इसके अलावा और कोई भी रिलीफ जो कि कोर्ट ठीक लगता है उसको वो पे करे। इसके अलावा उसके बाद आपको पता है कि प्लेंटिव के सिग्नेचर, एडवोकेट का सिग्नेचर, यहाँ पे प्लेस और यहाँ पे डेट हमेशा लिखा जाता है। इसी पैटर्न को फॉलो करेगा। उसके बाद नेक्स्ट, आफ्टर द रिलीफ आपको वेरिफिकेशन वहाँ पे करनी होती है। आपको बताना होता है कि जो भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ये मेरे नॉलेज में और मेरे एडवोकेट ने जो उसकी ओपिनियन में जो उसने जो एडवाइस दी उसके बेसिस पे ये बिल्कुल ठीक है। हर एक इसमें वेरिफिकेशन के लिखने का तरीका यही है। आई ए सन ऑफ बी एज 39 ईयर रेजिडेंट ऑफ चित्तौड़गढ़ वेरीफाई दैट द कंटेंट ऑफ 1 to 12 of this plaint are true to my personal knowledge, and the belief and content 13 to 16 are believed to be true as per the opinion rendered by the council। तो क्योंकि आपने जो फैक्ट बताए हैं वो आपकी नज़र में बिल्कुल ठीक हैं तो आप बता देंगे 1 से लेकर 12 तक के जो कंटेंट हैं दैट इज़ ट्रू टू माय पर्सनल नॉलेज एंड बिलीफ, और कंटेंट 13 से 16 तक जो है वो वैल्यूएशन सूट, जुरिडिक्शन, लिमिटेशन पीरियड और उसके अलावा अदर चीज़ें बताता है वो आर बिलीव टू बी ट्रू एज पर द ओपिनियन रेंडर्ड बाय द काउंसिल। तो काउंसिल ने जो एडवाइस दी उसके अकॉर्डिंग ठीक है। सो सिग्नेचर फिर आएंगे, फिर एडवोकेट का सिग्नेचर, यहाँ पे प्लेस और यहाँ पे डेट। इस तरीके से आप एक प्लेंट जो है बना सकते हैं यहाँ पे। अब सेकंड आपके पास यहाँ पे दूसरी इंपॉर्टेंट प्लेंट है, सूट फॉर द रिकवरी ऑफ डैमेज फॉर द मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। तो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन की एक आपको प्लेंट यहाँ पे मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का एक अब मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का एक हम सूट जो है यहाँ पे बनाएंगे, किस तरीके से इसकी ड्राफ्टिंग की जाती है। देखिए मैलिशियस प्रोसिक्यूशन आपने जो है लॉ ऑफ टॉर्ट में पढ़ा था। मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का सिविल सूट आप तब फाइल करते हैं जब आपके अगेंस्ट पहले एक जो है मैलिशियस क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी थी, द्वेषपूर्ण आपके अगेंस्ट जो है एक क्रिमिनल केस स्टार्ट कर दिया गया था और उस केस में आपको बहुत ज़्यादा जो है आपकी रेपुटेशन को लॉस हुआ है, पैसे का नुकसान हुआ है और आपके बिजनेस को भी लॉस हुआ है, बड़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन अल्टीमेटली जो आप पे क्रिमिनल केस लगाया था उसमें आप जो है एक्विटल आपका हो गया, आई बाई इज्जत आप बरी हो चुके हैं। लेकिन जिस पर्सन ने आप पे वो क्रिमिनल केस लगाया था उस पे आप एक मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के अंडर जो है एक सिविल केस फॉर द डैमेज और कॉम्पोजिशन के लिए आप एक सिविल सूट फाइल कर सकते हैं। इसको ही हम आपने यहाँ पे पढ़ना है। मैलिशियस प्रोसिक्यूशन आप लॉ ऑफ टॉर्ट में पढ़ चुके हैं, उसको किस तरीके से ड्राफ्ट करेंगे यहाँ पे देखेंगे। इन द कोर्ट ऑफ द सिविल जज सीनियर डिवीजन जैसलमेर राजस्थान। तो आपको पता है कि कोर्ट का नाम कैसे लिखना है। इन द कोर्ट ऑफ सिविल जज जूनियर डिवीज़न हो सकती है, सीनियर डिवीज़न हो सकती है, और आपको जैसलमेर राजस्थान जगह जिस जगह का नाम जहाँ पे ये कोर्ट है और उस स्टेट का नाम आपको लिखना होता है। देखिए सिविल मैटर में जूनियर डिवीज़न सिविल कोर्ट जूनियर डिवीज़न होती है, सिविल जज सीनियर डिवीज़न होती है, उसके बाद एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज हो सकता है या डिस्ट्रिक्ट जज यहाँ पे होते हैं। आपको कहाँ पे सूट लगाना है कोर्ट के जुरिडिक्शन के हिसाब से डिसाइड करना होता है। तो सबसे पहले आप कोर्ट का नाम लिखेंगे, हमेशा की तरह इसी तरीके का कोर्ट का नाम लिखा जाएगा। उसके बाद पार्टीज़ के नाम किस तरीके से लिखे जाएंगे ये भी आप जानते हैं, सूट नंबर भी आपको पता है, और किस तरीके से आप जो है नेचर ऑफ सूट लिखते हैं। तो सूट फॉर द रिकवरी फॉर द डैमेज फॉर मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, इस तरीके से आप नेचर ऑफ द सूट लिखेंगे और अबव नेम प्लेंटिव स्टेट्स एज फॉलो करके लिखेंगे। तो यहाँ तक की कार्रवाई जो है ऑलमोस्ट जो है सेम ही रहती है। कोर्ट का नाम जो है अकॉर्डिंग टू द जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट आपको लिखना होता है। चलिए तो इसमें इसके फैक्ट्स क्या क्या बनेंगे देख लेते हैं मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के। सो दैट द बोथ अब सबसे पहले आपको क्या बताने हैं, फैक्ट बताने हैं। एज पर प्लेंट कि सबसे पहले आपको फैक्ट बताने होते हैं। सो both the plaintiff and defendant resides at जैसलमेर and the carries on the business of the cloth। तो दोनों plaintiff और defendant जो हैं जैसलमेर में रहते हैं और दोनों जो है कपड़े का व्यापार जो है करते हैं। The plaintiff is a reputed businessman, his business is running good due to honesty and the fine nature, where the defendant's business is not running well in bad condition due to his fighting nature। तो यहाँ पे जो plaintiff जो है थ्रू एडवोकेट ये बता रहा है कि plaintiff की जो एक अच्छा रेप्यूटेड बिजनेसमैन है, उसका बिजनेस भी अच्छा चल रहा है कि उसकी ईमानदारी की वजह से, उसकी अच्छी नेचर की वजह से, और डिफेंडेड का जो बिजनेस है वो अच्छा नहीं चल रहा है क्योंकि उसकी जो फाइटिंग नेचर जो है उसकी वजह से उसका बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है। दैट्स वाई द सिंस अ टाइम डिफेंडेड इज ट्राइंग टू डिफेम द हिम। इसकी वजह से डिफेंडेड ने उसको जो है डिफेम उसको जो है उसकी रेपुटेशन कहीं ना कहीं डाउन करने की कोशिश जो है की थी। दैट्स वाई
on date, the defendant lodged a false report theft with the police station to the Jaisalmer. On account of that report, plaintiff was arrested by the police inspector and he was kept in custody for the 3 days by the order of magistrate. No goods were found on the from the plaintiff. तो यहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि उसके पास उसको उनके अच्छे संबंध नहीं थे और बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा था, एक दूसरे को जो है डिफेंडेड यहाँ पे डिफेम करने की कोशिश करता था, तो उसने क्या किया कि इतनी तारीख को, डेट को, प्लेस को आप खाली छोड़ सकते हैं। डिफेंडेड ने एक झूठी एफआईआर जो है चोरी की जो है पुलिस स्टेशन जैसलमेर में उसके अगेंस्ट लगा दी और इस रिपोर्ट के लगाने प्लेंटिफ को जो है पुलिस इंस्पेक्टर ने अरेस्ट कर लिया और 3 दिन जो है उसको अपनी कस्टडी में रखा और ऑर्डर भी मजिस्ट्रेट ने उसको कस्टडी के दिए, और लेकिन प्लेंटिफ से कोई भी चीज़ वहाँ पे बरामद नहीं हुई। यहाँ पे प्लेंटिफ जो है, जो उसके साथ जो क्रिमिनल केस हुआ था जिसमें वो एक्विटल उसका हुआ है, लेकिन जो भी वहाँ पे उसके साथ हुआ था वो यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा है, आप फैक्ट यहाँ पे बता रहे हैं। ऑन अ डेट, फिर आप स्पेस छोड़ सकते हैं। प्लेंटिफ वॉज सेंट टू द जुडिशियल कस्टडी फॉर द मजिस्ट्रेट एंड ऑन सेम डेट ही वॉज रिलीज ऑन बेल। एक एफआईआर उसके अगेंस्ट लगी है तो ऑब्वियसली बात है उसको प्लेंटिफ को जो है जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया मजिस्ट्रेट के थ्रू, और लेकिन उसको सेम दिन उसको जो है वहाँ पे बेल जो है मिल गई थी। पुलिस इंस्पेक्टर प्रेजेंट अ कंप्लेंट टू द कोर्ट टू द जुडिशियल मजिस्ट्रेट अंडर द सेक्शन 379 ऑफ द इंडियन पिनल कोड 1860। तो पुलिस इंस्पेक्टर ने भी वहाँ पे फिर 379 के अंडर जो है एक जो है केस उसके अंडर बनाया था, एक चलान उसके अगेंस्ट कंप्लेंट उसके मजिस्ट्रेट में लगाई थी, और इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 379 जो कि चोरी से रिलेटेड है। अब जो है चलान फाइल हो गया है। ट्रायल जो चला अब दैट द ट्रायल दैट लिखेंगे आप यहाँ पे, दैट द ट्रायल फॉर द 2 year अगेंस्ट द प्लेंटिफ एंड एट लीस्ट ऑन डेट प्लेंटिफ वाज रिलीज फ्रॉम द चार्ज ऑफ द सेक्शन 379 ड्यू टू द लैक ऑफ द एविडेंस। तो लगभग 2 साल ये ट्रायल चला अगेंस्ट द प्लेंटिफ और इतनी तारीख को प्लेंटिफ जो है उसको रिलीज़ कर दिया गया, जो चार्ज उस पर 379 के अंडर लगे थे ड्यू टू द लैक ऑफ एविडेंस, क्योंकि उसके अगेंस्ट कोई सबूत वहाँ पे नहीं मिला। तो ये सारी कहानी उसने वहाँ पे अपनी बता दी है थ्रू फैक्ट्स। दस द ड्यू टू द फॉल्स रिपोर्ट एंड मैलिशियस प्रोसिक्यूशन प्लेंटिफ गेट अरेस्टेड रिमेन्ड इन द पुलिस कस्टडी फॉर द 4 days एंड ट्रायल रन फॉर द 2 years। वो अब यहाँ पे बता रहा है कि एक फॉल्स रिपोर्ट लगाने की वजह से और मैलिशियस प्रोसिक्यूशन की वजह से विद्वेषपूर्ण जो अभियोजन उसके अगेंस्ट चलाया गया उसकी वजह से प्लेंटिफ को अरेस्ट किया गया, उसको पुलिस कस्टडी में भी रखा गया 4 दिन के लिए, और उसके बाद 2 साल एक जो है ट्रायल भी चला। तो कितनी परेशानी उसको वहाँ पे हुई। दैट ड्यू टू दिस एक्ट द डिफेंडेड नॉट ओनली प्लेंटिफ्स रेपुटेशन गेट्स हर्ट बट ऑल्सो द फॉलोइंग इकोनॉमिक क्लॉज। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि इससे सिर्फ जो है प्लेंटिफ डिफेंडेड के इस एक्ट की वजह से प्लेंटिफ की रेपुटेशन ही डाउन नहीं हुई है, उसको ये सारे इकोनॉमिक लॉस भी हुए हैं। एंड ऑफ द बिजनेस ड्यूरिंग द अरेस्ट इज कंपनसेशन, तो क्योंकि उसको जब जेल में डाल दिया गया तो उसका बिजनेस सारा चौपट हो गया। 5000 की डिमांड कर रहा है। 15 times अटेंडेंस इन द कोर्ट ड्यू टू द ट्रायल, 15 बार उसको कोर्ट में ट्रायल के दौरान जाना पड़ा। 1500 रुपये का खर्चा मांग रहा है। लॉस ऑफ बिजनेस ड्यूरिंग द अरेस्ट, 20,000 का लॉस उसको उस टाइम पे हुआ जब उसको अरेस्ट किया गया। उसके बाद एडवोकेट को फीस पे की गई। मैलिशियस एक्सपेंडिचर, इसके अलावा और बड़े सारे खर्चे होते हैं 7,000 के। मेंटल फिजिकल पेन उसको बड़ा सारा हुआ, 5,000 उसका लगाया। अब 50,000 का नुकसान जो है उसने टोटल जो है यहाँ पे बता रखा है। द प्लेंटिफ इज लाइबल टू गेट द 50,000 एज अ कॉम्पोजिशन फ्रॉम द डिफेंडेड। तो अब यहाँ पे प्लेंटिफ ये बोल रहा है, एडवोकेट जो है प्लेंटिफ के बिहाफ यहाँ पे बोल रहा है कि 50,000 का कॉम्पोजिशन जो है प्लेंटिफ को डिफेंडेड से यहाँ पे मिलना चाहिए। अब बाकी सारी चीज़ें जिसमें कॉज ऑफ एक्शन, ये सारी चीज़ें चलेंगी। सबसे पहले कॉज ऑफ एक्शन अरोज व्हेन द प्लेंटिफ वाज अरेस्टेड ऑन डेट एंड द प्लेंटिफ वाज रिलीज ऑन डेट। तो कॉज ऑफ एक्शन कब बना? जब प्लेंटिफ को अरेस्ट किया गया था, उसके बाद जो है प्लेंटिफ जब रिलीज़ हो गया था, एक्विटल उसका हो गया था, उस दिन से उसका कॉज ऑफ एक्शन बना, कोर्ट में जाने का कारण वहाँ पे बना। लिमिटेशन एक्ट आपके अंडर आपको बताना है कि द सूट इज फाइल्ड विद इन द लिमिटेशन ऑफ द टाइम। इसके अलावा बोथ प्लेंटिफ एंड डिफेंडेड आर रिसाइडेड टू द जैसलमेर, हैंस हॉनरेबल हैज़ जुरिडिक्शन टू ट्राई द प्रेजेंट सूट इन द कोर्ट। तो इसके बाद आप जुरिडिक्शन बता सकते हैं। जुरिडिक्शन पहले बताइएगा, सबसे पहले आप कॉज ऑफ एक्शन, उसके बाद जुरिडिक्शन, उसके बाद लिमिटेशन पीरियड आप बता सकते हैं। तो जुरिडिक्शन में आपको यही लिखना होता है कि प्लेंटिफ डिफेंडेड दोनों जो हैं वो जो है जैसलमेर की लोकल जुरिडिक्शन में रहते हैं, सो कोर्ट के पास इस केस को सुनने की जुरिडिक्शन है। उसके बाद वैल्यूएशन ऑफ सूट कर दें। वैल्यूएशन ऑफ सूट, दस प्लेंट इज प्रेजेंटेड इन द कोर्ट विद कोर्ट फीस
क्योंकि वैल्यूएशन ऑफ सूट के बेसिस पे कोर्ट फीस डिसाइड होती है जुरिसडिक्शन के बेसिस पे, तो वो आपको वहाँ पे बतानी होती है। अब यहाँ पे आप क्या मांगेंगे, रिलीफ मांगेंगे। दस द प्लेंटिफ प्रेज दैट, अब प्लेंटिफ यहाँ पे क्या क्या मांग रहा है देखिए, द डिक्री शुड बी पास इन द फेवर ऑफ प्लेंटिफ एंड ऑर्डर टू पे 50,000 टू, एक डिक्री जो है प्लेंटिफ के फेवर में पास की जानी चाहिए और 50,000 रुपये ऑर्डर किए जाने चाहिए डिफेंडेड को पे करने के लिए। इसके अलावा 12% पर एन्यूम ऑन द 50,000 फ्रॉम द डेट ऑफ इंस्टीट्यूशनल सूट, जिस दिन सूट फाइल किया गया उस दिन से 12% का ब्याज भी वहाँ पे 50,000 रुपये दिया जाना चाहिए। द कॉस्ट ऑफ सूट, ऑब्वियसली बात है, ये कुछ रिलीफ होते हैं जो कॉमन ही होते हैं कि कॉस्ट ऑफ सूट be awarded to the plaintiff against the defendant or any other further relief which the court may deem fit and प्रॉपर बी अवार्डेड टू द प्लेंटिफ। इसके अलावा और कोई भी लीव जो कोर्ट को अच्छा लगता है वो प्लेंटिफ को दिया जाना चाहिए। इस तरीके से आप एक मैलिशियस प्रोसिक्यूशन की प्लीडिंग प्लेंट जो है ड्राफ्ट कर सकते हैं। फिर पार्टिस का सिग्नेचर, एडवोकेट का सिग्नेचर, जगह का नाम, डेट, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क आफ्टर द डिमांडिंग रिलीफ आपको वेरिफिकेशन करना होता है, इसी तरीके से लिखा जाएगा। एंड वहाँ पे आपको पता है कि किस तरीके से चीज़ों को लिखा जाता है। ए सन ऑफ बी एज 28 ईयर रेजिडेंट ऑफ जैसलमेर हे बाय verify that the content of the para number 1 to 10 are true to my personal knowledge and 11 to 14 correct to in the opinion of my legal counselor, क्योंकि आपको पता है क्योंकि वो सारी चीज़ें जो है लिमिटेशन एक्ट के अंदर, जुरिसडिक्शन के अंदर आती हैं, वैल्यूएशन सूट जो कि एडवोकेट अच्छे से बता सकता है उसके ओपिनियन के अकॉर्डिंग ठीक है। इसके अलावा फिर प्लेंटिफ का सिग्नेचर, एडवोकेट का सिग्नेचर, प्लेस, डेट, और इस तरीके से आप एक मैलिशियस प्रोसिक्यूशन की प्लेंट जो है ड्राफ्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।